आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल और आज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज में हम बात करने वाले हैं मनी बिल। एक ऐसा कानूनी दाव जिसने भारत की संसद में ना एक तरह से भूचाल ला दिया था। जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। राइट। एक सरकार को एक बेहद अहम लेकिन उतना ही विवादित कानून पास करवाना है। लोकसभा में उनके पास पूरी मेजॉरिटी है, लेकिन जो देश का उच्च सदन है यानी राज्यसभा, वहां उनके नंबर्स कम हैं। तो वहां बिल अटक सकता है ना? हाँ, एग्जैक्टली। राज्यसभा उस कानून को रोक सकती है। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? क्या वो राज्यसभा को पूरी तरह से बाईपास करके उन्हें सिर्फ एक स्पेक्टेटर बनाकर कोई बड़ा कानून पास कर सकती है? सुनने में तो ये किसी पॉलिटिकल थ्रिलर का प्लॉट लगता है, पर हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और एक्चुअली यही हुआ था मशहूर आधार एक्ट के समय। सही बात है। यहीं पर संविधान का एक बेहद ताकतवर और शायद सबसे ज्यादा डिबेट किया जाने वाला टूल सामने आता है। आज के इस विश्लेषण चर्चा में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम उस मैकेनिज्म को डिकोड करेंगे जो एक आम कानून को एक सुपर पावर दे देता है। राइट। आखिर ये मनी बिल है क्या? इसे इतनी असाधारण शक्ति कहाँ से मिलती है कि देश का उच्च सदन भी इसके आगे बेबस हो जाता है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब इस शक्ति का इस्तेमाल बढ़ने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या ऐतिहासिक फैसले दिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी फाइनेंशियल बिल को मनी बिल बोलकर पास करवाया जा सकता है? इसका जवाब हमारे संविधान के आर्टिकल 110 में छुपा है। बिल्कुल। और आधार के उस हाई प्रोफाइल विवाद को समझने से पहले इस सुपर पावर की कानूनी परिभाषा की गहराई में जाना होगा स्टूडेंट्स को। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। द कोर मिस्ट्री, यानी क्या है मनी बिल। अब एक बेसिक कंफ्यूजन जो अक्सर लॉ पढ़ने वालों को होता है, उस पर आते हैं। हाँ, बताइए। अगर किसी ऑर्डिनरी बिल में, जैसे मान लीजिए एक नई एजुकेशन पॉलिसी बन रही है और उस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में एंड में एक छोटा सा पॉइंट डाल दिया जाए कि भाई इस पॉलिसी की फंडिंग के लिए एक नया टैक्स लगेगा, तो उस छोटे से टैक्स वाले पॉइंट की वजह से क्या वो पूरा एजुकेशन बिल ऑटोमेटिकली मनी बिल बन जाएगा? सिंपल बोलूं तो क्या थोड़ा सा फाइनेंशियल टच काफी है? नहीं, यहीं पर तो सबसे ज्यादा लोग ठोकर खाते हैं। अगर थोड़ा सा भी फाइनेंशियल टच किसी कानून को मनी बिल बना देता ना, तो सरकार हर कानून में टैक्स का क्लॉज डालकर उसे राज्यसभा से आराम से बाईपास करवा लेती। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। अगर आर्टिकल 110 क्लॉज 1 को ध्यान से एनालाइज करें तो उसमें एक शब्द है जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की जान है। वो शब्द है ओनली। ओनली यानी केवल? हाँ, केवल। एक बिल तभी और केवल तभी मनी बिल कहलाएगा जब उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ निर्धारित फाइनेंशियल बातें ही शामिल हों। उसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा प्रोविजन नहीं होना चाहिए। तो इसको एक एनालॉजी से समझते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 110 का ये ओनली शब्द एक वीआईपी क्लब के बाहर खड़े एक बेहद स्ट्रिक्ट बाउंसर की तरह काम करता है? हाँ, ये बाउंसर वाली एनालॉजी काफी सटीक है। मतलब बाउंसर बिल के पॉकेट्स चेक करता है। अगर पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ टैक्स या फाइनेंस से जुड़ी चीजें हैं तो एंट्री मिलेगी। अगर एजुकेशन, हेल्थ या किसी और पॉलिसी का एक छोटा सा कागज भी मिल गया तो बाउंसर एंट्री नहीं देगा। एग्जैक्टली। वो बाउंसर सिर्फ 8 स्पेसिफिक चीजों को ही क्लब में आने की इजाजत देता है जो आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में ए से लेकर जी तक लिखी हुई हैं। तो इस लिस्ट में आता क्या क्या है? सबसे पहले किसी नए टैक्स को लगाना, हटाना, उसमें छूट देना या उसमें बदलाव करना। दूसरा, सरकार जो उधारी लेती है यानी बोरोइंग का रेगुलेशन, इमरजेंसी फंड कहते हैं, उस खजाने की कस्टडी, उसमें पैसे डालना या वहां से पैसे निकालना। और आखिरी, पब्लिक मनी का ऑडिट करना। राइट। अगर किसी बिल में सिर्फ ये बातें हैं या फिर सिर्फ इन बातों को लागू करने के लिए जो इंसिडेंटल यानी प्रासंगिक मामले होते हैं, मतलब जो डायरेक्टली इन टैक्सेस या फंड्स को मैनेज करने के लिए जरूरी मशीनरी बनाते हैं, सिर्फ वही चीजें एक मनी बिल का हिस्सा हो सकती हैं। बाउंसर किसी और चीज को अंदर जाने नहीं देगा। पर लोग तो लूप होल निकालने में माहिर होते हैं ना। मान लीजिए किसी बिल में सरकार ने एक भारी जुर्माना यानी फाइन लगा दिया, और फाइन का पैसा भी तो आखिर सरकार के पास ही जा रहा है, एक तरह से रेवेन्यू ही है। तो क्या फाइन वाले बिल को मनी बिल बनाकर फास्ट ट्रैक किया जा सकता है? देखो, संविधान बनाने वालों ने इन लूप होल्स की पहले ही कल्पना कर ली थी। इसीलिए आर्टिकल 110 क्लॉज 2 में उन्होंने एक नेगेटिव लिस्ट भी बना दी। अच्छा, एक नेगेटिव लिस्ट भी है इसमें? हाँ, ये नेगेटिव लिस्ट साफ करती है कि किन चीजों को देखकर धोखा नहीं खाना है।
अगर किसी बिल में कोई जुर्माना लगाया जा रहा है या किसी लाइसेंस की फीस मांगी जा रही है या फिर कोई लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना कोई टैक्स लगा रही है। लोकल टैक्स। राइट। तो याद रखना चाहिए कि ये सब छोटी-मोटी आर्थिक बातें उस कानून को मनी बिल नहीं बनाती हैं। ये नेगेटिव लिस्ट इस बाउंसर को और स्ट्रिक्ट बनाती है ताकि इस असाधारण शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती यार। एक सवाल यहाँ जरूर उठेगा। डेफिनेशन और रूल्स तो पेपर पर लिखें, पर जब संसद में कोई बिल आता है और इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि बिल में जो लिखा है वो ओनली फाइनेंशियल है या नहीं। वहां तो अलग-अलग व्यूज होंगे। हाँ, कोई कहेगा कि ये तो इंसिडेंटल है, कोई कहेगा नहीं ये तो कंप्लीटली अलग पॉलिसी है। जब ऐसा हंगामा हो तो आखिरी फैसला कौन करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं? इस हंगामे को शांत करने के लिए संविधान ने एक क्लियर अथॉरिटी तय की है। आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के तहत इस बात पर लोकसभा स्पीकर का फैसला फाइनल माना जाता है। जब बिल पास होता है तो स्पीकर ही उस पर अपना सर्टिफिकेट लगाते हैं, प्रमाणित करते हैं कि हाँ, मेरे हिसाब से ये एक मनी बिल है। तो एक बार स्पीकर ने सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया, मतलब बिल को वीआईपी स्टेटस मिल गया। यहां से उस बिल की जो संसद में जर्नी होती है वो एक ऑर्डिनरी बिल से बिल्कुल अलग हो जाती है, जिसे हम द जर्नी ऑफ द बिल कहते हैं। बिल्कुल। अगर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि सरकार इसे डायरेक्ट संसद में नहीं ला सकती, राइट? सही दिशा में सोच रहे हैं। इस प्रोसेस की शुरुआत में ही आर्टिकल 117 क्लॉज 1 का रूल लगता है, जिसके अनुसार इस बिल को पेश करने के लिए पहले भारत के प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन यानी पूर्व सिफारिश का होना अनिवार्य है। बिना उसके गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। एग्जैक्टली। और उसके बाद ही ये गाड़ी सिर्फ एक ही सदन में जा सकती है, लोकसभा। एक मनी बिल को कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। लोकसभा में पेश हुआ, वहां तो सरकार के पास मेजॉरिटी होती है, तो बिल आसानी से पास हो जाता है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा पहुंचता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि राज्यसभा एक स्पेक्टेटर बनकर रह जाती है। इस बेबसी की कानूनी वजह क्या है? कानूनी वजह यह है कि राज्यसभा के पास मनी बिल को लेकर दो सबसे बड़ी शक्तियां नहीं होती। पहला, वो इस बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते यानी खारिज नहीं कर सकते। दूसरा, वो इसमें अपनी तरफ से कोई बदलाव या अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो उनके पास रास्ता क्या बचा? बस एक ही रास्ता, वो उस बिल को पढ़कर अपनी सिफारिश या रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, और वहां भी एक टाइमर ऑन हो जाता है। उन्हें ये सब कुछ सिर्फ 14 दिन के अंदर करना होता है। ये 14 डे रूल बड़ा खतरनाक लगता है। अगर राज्यसभा इस बिल को अपने पास होल्ड करके बैठ जाए और 14 दिन तक लौटाए ही ना, तो क्या डेडलॉक बन जाएगा? यही तो ट्विस्ट है, डेडलॉक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस बिल को नहीं लौटाती है तो संविधान मान लेता है कि 14 दिन खत्म होते ही बिल उसी रूप में दोनों सदनों से पास हो गया है जिस रूप में लोकसभा ने भेजा था। ओह वाओ! और अगर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दे दी तो? अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर कुछ अच्छी रिकमेंडेशंस दे भी देती है तो भी लोकसभा उन रिकमेंडेशंस को मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है। वो चाहे तो सारी सिफारिशों को कचरे के डब्बे में डाल दें और बिल फिर भी उसी ओरिजिनल फॉर्म में पास माना जाएगा। और इस वीआईपी ट्रीटमेंट का असर प्रेसिडेंट के टेबल पर भी तो दिखता है। जब आमतौर पर कोई बिल आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनके पास पावर होती है कि वो बिल को वापस संसद में पुनर्विचार के लिए भेज सकें। हाँ, रिकंसिडरेशन के लिए। पर मनी बिल के मामले में ये रास्ता भी बंद है। प्रेसिडेंट या तो अपनी सहमति देंगे या उसे रोकेंगे, लेकिन वापस नहीं भेज सकते। क्योंकि याद कीजिए, बिल लाने से पहले ही उनकी पूर्व सिफारिश ली जा चुकी थी। सही पॉइंट है। साथ ही अगर ऑर्डिनरी बिल में दोनों सदनों के बीच टकराव हो तो आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। पर यहां तो टकराव का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए मनी बिल में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। इन सारी बातों का निचोड़ यही है कि लोकसभा के पास एब्सोल्यूट पावर है इस मामले में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स यहाँ एक डीपली फिलोसॉफिकल सवाल पूछेंगे। एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में जहां पावर को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, वहां संविधान बनाने वालों ने एक सदन को इतनी अजीम शक्ति और दूसरे सदन को इतनी बेबसी क्यों दी? ये भेदभाव नहीं तो क्या है? देखो, ये भेदभाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। इस पूरे मैकेनिज्म के पीछे जो प्रिंसिपल काम करता है वो है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी बिना प्रतिनिधित्व के
कोई कर नहीं। जरा आर्टिकल 75 क्लॉज 3 को याद करें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होते हैं? लोकसभा के प्रति। राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, वहां चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं, पर लोकसभा में नेता सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं। राइट। क्योंकि टैक्स और देश का खजाना सीधे आम जनता की जेब और उनकी मेहनत की कमाई से जुड़ा है, इसलिए इस पैसे पर कंट्रोल सिर्फ उस सदन का होना चाहिए जो जनता को डायरेक्टली जवाबदेह है। जनता का पैसा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। यही इसका डेमोक्रेटिक लॉजिक है। लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर है, लोकसभा का कंट्रोल जरूरी है। तो अब जब पैसे की बात हो ही रही है तो एक कंफ्यूजन और आता है जो एग्जाम में अक्सर टेस्ट किया जाता है, द शोडाउन मनी बिल वर्सेस फाइनेंशियल बिल वर्सेस ऑर्डिनरी बिल। एक डाउट हमेशा रहता है कि क्या हर कानून जिसमें पैसे का जिक्र है वो मनी बिल ही होता है? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लॉ में एक गोल्डन रूल सिखाया जाता है। एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंशियल मेजर, बट एवरी फाइनेंशियल बिल इज नॉट अ मनी बिल। इसे हिंदी में समझे तो हर मनी बिल एक तरह का फाइनेंशियल बिल जरूर है, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल का वीआईपी स्टेटस नहीं रखता। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। मान लीजिए हम एक कंपैरिजन चेकलिस्ट बना रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आएगा स्कोप का। मनी बिल का स्कोप एकदम नैरो और बंधा हुआ है, सिर्फ आर्टिकल 110 की उस ओनली लिस्ट तक। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, जो आर्टिकल 117 के अंडर कवर होते हैं, उनका स्कोप थोड़ा व्यापक होता है। उनमें फाइनेंशियल बातों के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ या डिफेंस पॉलिसी जैसी दूसरी बातें भी ऐड की जा सकती हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस चेकलिस्ट में राज्यसभा की पावर का आता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, मनी बिल में राज्यसभा के हाथ बंधे हैं। उन्हें 14 दिन का टाइमर दिया जाता है। लेकिन फाइनेंशियल बिल या किसी ऑर्डिनरी बिल जो आर्टिकल 107 के तहत आते हैं, उनमें राज्यसभा के पास पूरी विधायी शक्ति यानी फुल लेजिस्लेटिव पावर आती है। वहां वो उस बिल को अमेंड भी कर सकते हैं और खारिज भी कर सकते हैं। हाँ, और अगर फाइनेंशियल बिल पे दोनों सदनों में डेडलॉक हो जाए तो आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग भी बुलाई जा सकती है। और तीसरा डिफरेंस प्रेसिडेंट की पावर्स में आता है। ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल्स को प्रेसिडेंट एक बार संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भी सकते हैं, लेकिन मनी बिल को लौटाने का कोई ऑप्शन उनके पास नहीं होता। तो बेसिकली हर फाइनेंशियल मुद्दे को वीआईपी आस्था नहीं मिलता। जो कंप्लीटली और निश्चित रूप से प्योरली फाइनेंशियल है, सिर्फ वही मनी बिल है। एग्जैक्टली। लेकिन द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी अब शुरू होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आर्टिकल 110 क्लॉज 3 की बात की, जिसके अनुसार स्पीकर का सर्टिफिकेट ही फाइनल होता है। पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ना फाइनलिटी अपने आप में एक चैलेंज होती है। सही बात है। या स्पीकर का फैसला संविधान की मूल भावना से भी ऊपर हो सकता है? अगर स्पीकर किसी ऐसे बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर दे जिसमें ओनली वाली स्ट्रिक्ट शर्तें पूरी नहीं होती, तब क्या किया जाए? क्या इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? इन्हीं सवालों ने जन्म दिया हमारे देश के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल टकराव को। यही वो पॉइंट है जहां थ्योरी और प्रैक्टिस की टक्कर होती है। जब किसी कानूनी व्यवस्था का पोटेंशियल मिसयूज होने लगता है तो मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचता है। यहां सबसे पहला और सबसे मशहूर केस स्टडी आता है 2018 का, के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम आम भाषा में आधार केस के नाम से जानते हैं। चलिए इस केस के फैक्ट्स और इश्यूज को समझते हैं। आधार एक्ट 2016 को संसद में मनी बिल का रास्ता अपनाकर पास करवाया गया था। अब विवाद यह था कि आधार एक्ट में सिर्फ टैक्स या खजाने की बातें तो थी नहीं, इसमें देश के नागरिकों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जा रहा था, प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे थे, एक पूरी नई अथॉरिटी बनाई जा रही थी। तो पिटिशन डालने वालों ने सवाल उठाया कि क्या बायोमेट्रिक डेटा जमा करना आर्टिकल 110 की सख्त ओनली डेफिनेशन में फिट बैठता है, या ये राज्यसभा को बाईपास करने की एक पॉलिटिकल कोशिश थी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का एक बेहद जटिल सवाल था। पर उस वक्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से यानी मेजॉरिटी से आधार एक्ट के मनी बिल राउट को सही ठहराया। अच्छा, मतलब सही मान लिया। हाँ, और उनका रीजनिंग समझना यहाँ जरूरी है। मेजॉरिटी जजेस ने कहा कि आधार का मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये था कि सरकार जो अलग अलग सब्सिडीज, वेलफेयर फंड्स और पेंशन्स गरीबों को बांटती है, वो डायरेक्ट उनके खाते में जाएं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बिल्कुल। अब क्योंकि ये सारा सब्सिडी का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल रहा था, इसलिए इसका कोर फाइनेंशियल बन गया। अदालत ने माना कि बायोमेट्रिक डेटा लेना सिर्फ एक जरिया या इंसिडेंटल मैकेनिज्म है।
ये तय करने के लिए कि कंसोलिडेटेड फंड का पैसा सही आदमी तक पहुंचे। इस लॉजिक के आधार पर उन्होंने इसे मनी बिल मान लिया। ये रीजनिंग थोड़ी ब्रॉड लगती है। इस लॉजिक से तो सरकार किसी भी बड़ी पॉलिसी में सब्सिडी या पब्लिक फंड का एंगल जोड़कर उसे इंसिडेंटल बता देगी और राज्यसभा की पावर जीरो हो जाएगी। इस फैसले के बाद तो लीगल सर्कल्स में हंगामा मचना ही था और यही हंगामा हमें ले जाता है अगले केस की तरफ। और उस हंगामे का असर 1 साल बाद ही देखने को मिला। 2019 में एक नया केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, रॉजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। इस केस में हालांकि मुद्दा ट्रिब्यूनल्स के गठन का था, लेकिन कोर्ट को दोबारा इस मनी बिल की परिभाषा से टकराना पड़ा। इस बार अदालत ने आधार केस में अपनाए गए उस ब्रॉड लॉजिक पर गहरे सवाल उठाए। उन्होंने महसूस किया कि अगर हर इंसिडेंटल चीज को कंसोलिडेटेड फंड से जोड़ दिया गया तो राज्यसभा का संवैधानिक वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने इस पूर्व फैसले की दोबारा समीक्षा करने के लिए मामले को एक बड़ी बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेज दिया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का वर्डिक्ट अब आकर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पूरी तरह से बदल रहा है। हाल ही में आया 2024 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजन, जिसमें 7 जजेस थे। इस बेंच ने एक बिल्कुल क्लियर और अनएक्सपेक्टेड लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ये 2024 का जजमेंट आने वाले दशकों तक लॉ बुक्स में पढ़ाया जाएगा। 7 जजों की बेंच ने वही प्रिंसिपल दोबारा जिंदा किया जहां से हमने बाउंसर की एनालॉजी शुरू की थी। बेंच ने साफ किया कि आर्टिकल 110 की व्याख्या बेहद सख्ती से होनी ही चाहिए, यानी स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ किसी फाइनेंशियल मुद्दे से जुड़ा होने या कंसोलिडेटेड फंड का जिक्र आने भर से कोई हाइब्रिड बिल मनी बिल नहीं बन जाता। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में जो ओनली शब्द है वो एब्सोल्यूट है। इस 7 जज बेंच के फैसले ने एक और चर्चा को क्लियर कर दिया कि स्पीकर का सर्टिफिकेट कहां तक फाइनल है। एग्जाम के नजरिए से ये क्रिटिकल टेकअवे है। एग्जामिनर हमेशा ये चेक करता है कि क्या स्टूडेंट्स को इस फाइनलिटी का न्यूआंस पता है। बिल्कुल। तो आंसर शीट्स में ये लाइन जरूर नजर आनी चाहिए कि स्पीकर्स डिसीजन इज फाइनल विद इन द पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क बट नॉट कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी रिव्यू। इसे सिंपल भाषा में बोलें तो संसद के अंदर स्पीकर का फैसला आखिरी है, वहां कोई कोर्ट नहीं जाएगा। लेकिन एक बार कानून बन गया तो स्पीकर का फैसला संविधान की न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं है। अगर ओनी रूल का खुला उल्लंघन करके सर्टिफिकेशन दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये जुडिशियल रिव्यू ही वो चेक एंड बैलेंस है जो डेमोक्रेसी में एब्सोल्यूट पावर के मिसयूज को रोकती है। स्पीकर की रिस्पेक्ट संसद तक है, लेकिन संविधान पूरे देश पर लागू होता है। तरी कॉन्सेप्ट्स की गहराई में काफी चले गए हम लोग। अब इस पूरे सेशन को कंसोलिडेट करने का और एग्जाम के लिए रिटेन करने का वक्त है। मेमोरी लॉक ट्रिक पर आते हैं। आर्टिकल 110 के इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए दिमाग में फिक्स करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला है 110 इक्वल्स LS14P। इस फॉर्मूला को थोड़ा डिकोड करके समझा जाए ताकि सारे पैरामीटर स्टूडेंट्स को याद रहें। पहला लेटर है L, यानी लोकसभा ओनली। इसका मतलब मनी बिल की जर्नी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही शुरू हो सकती है। राइट। दूसरा है S, यानी स्पीकर सर्टिफाइज। ये उस बाउंसर वाले सर्टिफिकेट को याद दिलाता है कि फाइनल मोहर स्पीकर की लगेगी। तीसरा है नंबर 14, जो है राज्यसभा गेट्स 14 दिन। ये उस स्ट्रिक्ट टाइमर के लिए है जो राज्यसभा के हाथ बांध देता है। और आखिरी लेटर है P, यानी प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न इट। ये इस VIP जर्नी का आखिरी स्टॉप है जहां से बिल वापस नहीं मुड़ सकता। इट्स इक्वल्स LS14P। बेहतरीन। साथ ही स्टूडेंट्स जब इस विषय पर अपने लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं तो एग्जामिनर उनसे क्या उम्मीद करता है ये जानना जरूरी है। एग्जामिनर सिर्फ आर्टिकल 110 की डेफिनेशन पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता। सही कहा। अच्छे मार्क्स के लिए ये प्रूव करना जरूरी है कि ओनली क्लॉज का कोर सिग्निफिकेंस क्या है। और अगर आधार केस और उसके बाद आई 2024 की 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का जिक्र नहीं किया गया तो एग्जामिनर यही मानेगा कि कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अभी आधी अधूरी है। इस विश्लेषण को अगर हम आखिरी रूप देकर संक्षेप में कहें तो मनी बिल, जो आर्टिकल 110 के दर्जे में आता है, वो सिर्फ एक कानून बनाने का तरीका नहीं है। ये सीधे तौर पर जनता के टैक्स पर सिर्फ और सिर्फ जनता के चुने हुए सदन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। लेकिन 2024 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने
इस बात पर पक्की मोहर लगा दी है कि इस असाधारण शक्ति का इस्तेमाल राज्यसभा को दरकिनार करने के एक पॉलिटिकल शॉर्टकट के रूप में किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता। जो ओनली शब्द है वो सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि संविधान की आत्मा और उसके बेसिक स्ट्रक्चर की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा पहरेदार है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक प्रोवोकेशन, एक थॉट एक्सपेरिमेंट छोड़ते हैं आगे के लिए। आज के समय में सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और कानून इतने कॉम्प्लेक्स हो गए। जरा सोचिए, अगर कल को भविष्य में सरकार डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी पर कोई एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेकर आती है। ओह, इंटरेस्टिंग। एक ऐसा बिल जिसमें टेक्नोलॉजी का फ्रेमवर्क भी हो, डेटा प्राइवेसी की बातें भी हों, साइबर सिक्योरिटी भी हो और टैक्स या फाइनेंस का स्ट्रक्चर भी हो। अब जब ये इतना कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड बिल आएगा तो उसे आर्टिकल 110 के उस स्ट्रिक्ट बाउंसर, उस ओनली नियम के तहत कैसे जज किया जाएगा? ये तो काफी जटिल मुद्दा बन जाएगा। हाँ, क्या उसे मनी बिल मानकर फास्ट ट्रैक किया जाएगा क्योंकि क्रिप्टो आखिर है तो पैसे का ही लेन देन, या टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी मिक्स होने की वजह से वो ऑर्डिनरी बिल बनेगा? क्या 1950 में संविधान निर्माताओं ने इन जटिल मॉडर्न हाइब्रिड कानूनों की कभी कल्पना की होगी? इस सवाल पर अपने दिमाग में विचार जरूर कीजिएगा। ये वाकई में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल चर्चा है जो आने वाले समय में अदालतों के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। लॉ लगातार इवॉल्व होता है और कल के सवाल आज की परीक्षाओं को नया आकार देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सीरीज के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।